तो बच्चे हमने पिछली क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस को स्टार्ट कर लिया था। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर ली थी कि हम कैसे किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके आपको सिखाया था कि कैसे उसको करना है, और डायमेंशंस को भी आपने यूज करना सीखा था। तो मेरा ये मानना है आप सबने रिवाइज कर लिया होगा, और सभी डायमेंशंस को आपको टिप्स पे कर लेना है। जैसे हमने डिराइव करना सीखा, तो डिराइव करते करते ये आपको टिप्स इतनी बार आप डिराइव कर लें कि आपको ये याद हो जाए, आपको बार बार डिराइव ना करना पड़े। क्योंकि मेन है आपका स्पीड कैसे बनेगी। स्पीड उसी बच्चे की बनेगी जिसको टिप्स पे होंगे सब डायमेंशन। जैसे मैंने पूछा वेलोसिटी डायमेंशन क्या है, तो आपको ये याद ना करना पड़े डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर एल अपॉन टी, फिर आप इमीडिएटली आपको मुझे निकलना चाहिए शुड बी LT-1। Obviously m is 0. So when we are asking about the dimensions of any physical quantity, you should not take more than 1 second. Okay, like let me explain dimensions of acceleration. Immediately answer LT-2. Dimensions of momentum LT-1. So this should be the speed of your answer. ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये हमने अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, छुट्टियां हैं, आप एक एक चीज को 2-2, 3-3 बार जरूर प्रैक्टिस करो ताकि आपको टिप्स पे हो जाए सारी चीजें। बहुत बेसिक बातें बताई जा रही हैं अभी, धीरे धीरे ये चीज आगे टफ होती चली जाएगी, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है अगर आपने बेसिक को टिप्स पे नहीं किया होगा। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं हम। वो है हमारा नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, वो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं कि वी कैन डिराइव एनी फिजिकल रिलेशन if we know the factors on which it depends. So for example, energy of a moving body depends upon the mass of the body, and it depends upon the velocity with which it is moving. But how it depends, we don't know. So power is m raised to power a, e raised to power b, which we have assumed, and we have to find out the relation for this energy of the body when it is moving. And when the body is in motion, what type of energy it possesses? It is kinetic energy, which we have discussed or studied in class 9. So we are going to derive the relation of kinetic energy using dimensions. Fine. When we combine these two results, we get m raised to power a, b raised to power b. So when we remove this proportionality sign, we have to apply constant. Here we say k, m raised to power a, v raised to power b, energy is equal to this. So k is what? It is dimensional constant. K is constant of proportionality बोलते हैं इसको हम, constant of proportionality, and is also known as dimensionless constant. ये dimensionless है, तो dimensionless constant है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, वो जो वर्क की डायमेंशन ml2t-2 इज इक्वल टू k m रेज़ टू पावर a, मास है ना, m रेज़ टू पावर m की डायमेंशन क्या है m, वेलोसिटी v की डायमेंशन क्या है LT-1 रेज़ टू पावर b। ये क्या बन जाएगा k m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर -b। ऐसे कर सकते हैं m की पावर a, l की पावर b, ब्रैकेट को हमने जब ओपन करेंगे तो b इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। यस, ml2t-2। यस, अब ये इसके बराबर है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब जो m की डायमेंशन यहाँ पर है वही m की डायमेंशन यहाँ पे होनी चाहिए, जो l की डायमेंशन यहाँ पर है वही डायमेंशन l की यहाँ पर भी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हेन वी आर सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस, it means dimensions of m, l and t should be same on both the sides. That means we can say here a is equal to what? 1. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए।
यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b, इसका मतलब b क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और यहाँ पर भी b है तो माइनस b इज इक्वल टू -2, मतलब b इज इक्वल टू 2 तो है वो तो सेम ही बात है। हमें दो ही वेरिएबल से दो की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, तो हम इस रिलेशन में, ये जो मेन हमने निकाला था यहाँ पे ये रिलेशन, इस रिलेशन में पुट करें हम फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम k इंटू m रेज़ टू पावर 1 and b raised to power 2. So it is what kmv square. और एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि k की वैल्यू आती है हाफ, तो हाफ mv स्क्वायर। तो डायमेंशनली हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, यही इसकी लिमिटेशन भी बनेगी कि हम k डायमेंशनल जो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया एनर्जी का, इट इज kmv स्क्वायर और k की वैल्यू हाफ, ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली। तो अभी हम इस मोमेंट पे ये कह सकते हैं कि एनर्जी की जो फिजिकल रिलेशन बनेगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कैसे हम डिराइव करते हैं एक फिजिकल रिलेशन यूजिंग डायमेंशन। आई थिंक क्लियर है सब लोगों को। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप इसको, आप लिखेंगे कि लेट अस सपोज a body is of mass, let us suppose the body is, let us assume भी कहते हैं हम, assume a body of mass m, a body of mass m is moving with velocity v, is moving with velocity v, आप लिख रहे हैं ना, देन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एनर्जी, और उस एनर्जी का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे आप डिराइव करेंगे उसको हमने ऐसे समझा। तो कैसे हमने यूजिंग डायमेंशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज किया और ये हमने डायमेंशन उसके अंदर पुट करी है, तो इससे हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और रिजल्ट लेंगे हम, ये नोट कर लिया सबने, तो एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। ये सारा जो भी हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारा आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिलेगा, हमारे प्रिंटेड नोट्स आपके पास आते जाएंगे। तो आपने जो जो मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप साथ साथ लिख भी रहे हैं, फिर भी कहीं कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इसी का हम लेंगे हम। तो एक कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर, उसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया, उसको एक यहाँ से और यहाँ से, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग को मैंने एक लोड यहाँ पे लगाया, ठीक है, और उसको उसके अंदर क्या होगी, वाइब्रेशन शुरू हुई जैसे मैंने लोड लगाया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी को न्यू से नोट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कितना मैंने लोड लगाया, लोड अप्लाइड, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस बात पे डिपेंड कर रहा है, और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मीन मास पर यूनिट लेंथ। तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन, जो स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस आ जाएंगी बिकॉज ऑफ दैट लोड, वो कितनी होंगी वो निकालनी है हमको, वो फॉर्मूला निकालना है उसके लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो, लोड अप्लाइड इज नथिंग बट इट इज फोर्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम एल लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली ml -1, फोर्स की डायमेंशन क्या, ml t-2, इसकी l और इसकी ml -1, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम म्यू सिंबल से, ठीक है, इसको एल से और इसको हम करेंगे आपके लोड अप्लाइड फोर्स ने कहा आप लोड करें टी से, ठीक है, सपोज। तो देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी एंड म्यू रेज टू पावर सी, ठीक है। तो हम इसके बाद इसको कैसे निकालना है वो देखेंगे हम। ये मेरी बात सबने नोट कर लिए। हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड string which is basically what we have done, we have applied the load on the string, then only it becomes stretched, so which is under the action of load applied and then
its L is the length of the string and the m small mu is the mass per unit length. So we have to find out the frequency of the vibration of the string. तो हम कैसे इसका आगे प्रोसीड करने वाले हैं वो आगे चलेंगे हम. Let me rub it. देखिए आप देखो P was what? P was force, load applied, है ना. और इसकी डायमेंशन मैंने भी आपको बताई क्या होंगी, जो फोर्स की डायमेंशन होंगी, दैट इज MLT माइनस 2. ठीक है, LTL हो गई. न्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या ML माइनस 1. तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो डायमेंशन से पुट करना है. तो पहले हम इसको एक साथ लिख लें, T रेज़ टू पावर A, L रेज़ टू पावर B, म्यू रेज़ टू पावर C. जब हम इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है. अगेन वही डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमने यूज किया, ये बनेगा फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, अब डायमेंशन पुट करें. फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T माइनस 1, K, T, ML, T माइनस 2 रेज़ टू पावर A, L रेज़ टू पावर B, ML माइनस 1 रेज़ टू पावर C. ये क्या बन जाएगा हमारे पास, M रेज़ टू पावर A प्लस C, L रेज़ टू पावर A प्लस B माइनस C एंड T रेज़ टू पावर माइनस 2A. यहाँ पे क्या है, M0, L0, T रेज़ टू पावर माइनस 1. तो क्या करेंगे देखो, A प्लस C इज इक्वल टू 0. मतलब आपको मेरी ख्याल से बात समझ आ रही है कि हम A, B, C की वैल्यूज ही एक तरीके से हमारा टास्क होता है A, B, C की वैल्यूज को ही निकालना. तो जैसे हमने इसको इस फॉर्म में ले आए, MLT की पावर को फॉर्म में ले आए, तो अब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं M की पावर को इसके साथ, L की पावर को इसके साथ और C की पावर को इसके साथ. तो A प्लस C मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे M की पावर 0 है तो A प्लस C इज इक्वल टू 0. देन A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू 1/2. A इज इक्वल टू 1/2 पुट किया तो इसके अंदर हम पुट करें फॉर्मूले में, फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट A इज इक्वल टू 1/2 तो मतलब 1/2 प्लस C इज इक्वल टू 0. इसका मतलब C इज इक्वल टू माइनस 1/2. A की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू माइनस 1/2 इस इक्वेशन में पुट करें फ्रॉम 2. जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस बननी बहुत जरूरी है. आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल. तो जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशंस होंगी तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो हमारे पास A की वैल्यू 1/2, C की वैल्यू माइनस 1/2 इसमें पुट करें हम, ये बनेगा 1/2 प्लस B और ये प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. ये क्या आ गया, B इज इक्वल टू माइनस 1. A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू माइनस 1 और C की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2. ये वैल्यूज हम पुट करते हैं कौन से रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में, ये जो हमारा मेन रिलेशन हमने निकाला. क्योंकि K तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है तो इसको तो हम नहीं निकाल सकते ना डायमेंशन से. तो वो तो हमारे को पता है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, तो हमने मालूम था कि वहाँ कांस्टेंट वैल्यू हाफ आएगी, इसलिए मैंने पिछले एग्जाम्पल में उसकी हाफ की वैल्यू लिख दिया आपको. बट यहाँ पे तो ये आपने पढ़ा नहीं है कैसे आएगी, इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी वो भी आपको पता नहीं है. तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ हमें पता ही नहीं है K की वैल्यू मतलब वो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता है, तो हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी वाले ही टर्म में ही मतलब इस फॉर्मूले में ही हम उसको फाइनली निकालेंगे आंसर. तो T रेज़ टू पावर A कितना 1/2. देन है हमारे पास L रेज़ टू पावर B कितना -1. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, म्यू रेज़ टू पावर C कितना है हमारे पास -1/2. तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/L अंडर रूट P बाय, दिस इज द रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. मेरे ख्याल से क्लियर है सब लोगों को ये बात. तो ये जो नॉलेज है ना, हमने बहुत सारे फिजिकल रिलेशंस को डिराइव करने में यूज करने वाले आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, उस असाइनमेंट में ऑल इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो अभी हम इसके आगे चले. हम इस क्वेश्चन को करने के बाद क्लियर है सब लोगों को कि दोबारा से हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है. मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ कि हमें डेरिवेशन जब भी करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो जिस क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो पता होना चाहिए सबसे पहला. जब हमें ये पता चल गया फिर हम उसकी जैसे वो फैक्टर्स पता चल गया हमें, तो हम उसकी सिर्फ डायमेंशन हमें पता है, हम डायमेंशन को पुट करते हैं और अल्टीमेटली उसको MLT के फॉर्म में ले आते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को, ताकि हम कंपेयर कर सकें. जो हम क्या, क्योंकि हम ये कह रहे हैं इक्वल टू,
हम इक्वल टू कह रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो एमएलटी की पावर लेफ्ट हैंड साइड में है वही पावर एमएलटी की राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, तभी हम उसी कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है इक्वल टू है। तो ये नॉलेज हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट जो हमने जो पर लिखे हैं एबीसी की वैल्यूज निकालने में, वो निकालते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन थी कि वी कैन डिराइव द फिजिकल रिलेशन। ये सेकंड एप्लीकेशन करी हमने। अब जो एक और एप्लीकेशन है जिसको कि हम थर्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड एप्लीकेशन है, देखिए हम सब उसको कि वी कैन कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ a physical quantity from one system to another system. That is, we can convert the unit of a physical quantity from one system to another system using dimension. These are third applications of dimension analysis. तो इसको हम लिख सकते हैं third, convert the unit of the physical quantity from one system to another system. From one system to another system. इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो इसको हमने अभी पिछले क्लास में लास्ट क्लास में ये बताया कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हम इस तरीके से लिखते हैं। याद आ गया आप लोगों को? जैसे m क्या था उसका मैग्नीट्यूड था, u क्या था उसका यूनिट था। ठीक है, तो जो क्वांटिटी q क्या है, क्वांटिटी है। तो अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा भी रही हूँ, अगर उसके यूनिट चेंज भी कर रही हूँ तो क्वांटिटी तो वही है ना। अगर क्वांटिटी वही है तो क्या चीज सेम रहेगी, उसकी डायमेंशन सेम रहेगी। मतलब m की पावर, l की पावर, t की पावर, ये सब जो है वो तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई। तो इस तरीके से हमने इसको समझना है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि अगर मान लिया m1, l1 और T1 उस क्वांटिटी के यूनिट्स हैं इन फर्स्ट सिस्टम, ये हमने ये अज्यूम किया। लेट M1, L1, T1 आर द यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम। अगर ऐसा है तो उसकी डायमेंशन मान लें हम क्या, ABC तो क्या ना, लेट ABC आर द डायमेंशन। तो क्वांटिटी Q क्या बनेगी, N1 M1 रेज़ टू पावर A, L1 रेज़ टू पावर B, T1 रेज़ टू पावर C, और N1 क्या, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम। N1 इज द मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम। पूरी बात समझ आ गई आप लोगों को? ये हुआ। तो जब हम दूसरे सिस्टम में गए तो जो यूनिट बन गया कि M2, L2 और T2, ये जो है यूनिट हो गए। लेट M2, L2, T2 आर द यूनिट्स इन सेकेंड सिस्टम। अगर ऐसा है तो फिर जो क्वांटिटी है वो तो वही है, सेम ही है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे करते हैं, इट इज N1 U1 बन जाएगा। इसको अगर मैं U1 में, यूनिट है ना, यूनिट जो थे तो उसको कंबाइन लिखना चाहिए तो U1। ठीक है, और क्वांटिटी जब दूसरे सिस्टम में लेके गए तो इट इज N2 U2। तो N2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो N2 क्या बनेगा आपके पास, N1 U1 by U2। U2 क्या है, ये आपके पास U2 है जिसके अंदर ये पावर A, ये पावर B और ये पावर C, ABC तो सेम ही है। तो हम जरा पुट करें N1 U1 की वैल्यू क्या, M1 रेज़ टू पावर A, L1 रेज़ टू पावर B, T1 रेज़ टू पावर C, M2 रेज़ टू पावर A, L2 रेज़ टू पावर B, T2 रेज़ टू पावर C। आई बात समझ यहाँ तक? मैं रिपीट कर देती हूँ। U यूनिट था, यूनिट जो है हमारे पास जैसे मीटर लेंथ का यूनिट है, ये तो एक सिंगल हो गया। अगर सपोज मैं मान लेती कि 2 क्वांटिटी की वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज LT-1 है ना, ये बना ना एक तरीके से। तो यूनिट को हम MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये बात समझ आई। तो यूनिट में मैंने बोला कि अगर फर्स्ट सिस्टम में यूनिट जो है वो मान लिया U1 है ना, और उसका मैग्नीट्यूड फिर वो N1 U1 बनेगा क्वांटिटी। सेकेंड सिस्टम में गया तो उसका यूनिट हो गया सपोज U2,
मीटर पर सेकंड को हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट चेंज हो गया ना, तो वो यूनिट है वो मान लिया हमने U2, और जो इतना हो जाएगी उसकी वैल्यू, और वो क्या निकाले थे, स्टेट इज N2। तो N2 की वैल्यू निकालनी ऐसे आ जाती है, तो N2 इज इक्वल टू व्हाट, N1 इंटू U1 बाय U2। अब जो U1 और U2 है वो हम कैसे लिखते हैं, हम MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि U1 जो है वो यूनिट है, और यूनिट हमेशा मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे मीटर पर सेकंड यूनिट है तो उसका मीटर इज L और सेकंड इज T, तो LT माइनस 1। तो M1 L1 T1 मैंने उसके यूनिट्स माने फर्स्ट सिस्टम में, और जो क्वांटिटी है उसके अंदर जो उसकी डायमेंशंस है, जनरल बात अगर करें तो ABC उसके डायमेंशंस है, तो अल्टीमेटली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, N1 U1 की जगह M1 रेज़ टू पावर A, L1 रेज़ टू पावर B, T1 रेज़ टू पावर C। तो इसका मतलब U1 की वैल्यू क्या बनी, ये बनी ना आपकी, U1 अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, M1 रेज़ टू पावर A, L1 रेज़ टू पावर यस B, T1 रेज़ टू पावर C, ये बन जाएगा ना यूनिट MLT माइनस 1, जैसे हमने बोला वेलोसिटी का LT माइनस 1। तो A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर A की वैल्यू 0 हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई 1, और T की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। तो ABC हमें नहीं पता क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बनी, ये U1 हुआ, ऐसे ही U2 हमें कहा कि ABC तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी सेम है ना, तो क्वांटिटी जो है वही डिसाइड करती है डायमेंशन की बात, डायमेंशन की क्या वैल्यू होगी। तो अगर मैं किलोमीटर पर आवर में भी जाऊंगी तो भी रहेगा, तो वो वेलोसिटी तो डायमेंशन जो है वो तो सेम ही रहेगी, इसलिए ABC जो है वो सेम ही लिया हमने। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये U2 हुआ, M2 रेज़ टू पावर A, L2 रेज़ टू पावर B, T2 रेज़ टू पावर C को हम U2 लिख सकते हैं। तो N2 को अगर हमें निकालना है तो हमने कैसे लिखा, N1 U1 बाई U2 ऐसे लिखा, U1 और U2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आई थिंक मेरे सबने नोट कर लिया है ये पॉइंट, 2 मिनट हम वेट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है इसको, तो पूरा अच्छे से इसको करना है, धीरे धीरे समझ समझ के इसको करें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। तो देखिए आगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 रेज़ टू पावर A, L1 बाई L2 रेज़ टू पावर B, T1 बाई T2 रेज़ टू पावर C, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे हम, इट इज N1 की N1, ठीक है, ये एक जनरल अब ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमने कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन पूछ रहा है, ठीक है, या 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन पूछा उसने, तो न्यूटन इज द यूनिट फॉर फोर्स एंड डाइन इज द सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स, एंड न्यूटन जो है वो कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो फर्स्ट सिस्टम एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये हमें गिवन होती है बात कि ये क्या है। वैसे तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ये सब चीजें याद भी हो जाएंगी, पर अभी इस लेवल पे हमें ये गिवन होगी ये है क्या, ये कौन सा यूनिट है। तो सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स है आपका डाइन, और न्यूटन जो है वो आपका एन स्टैंड फॉर न्यूटन, तो न्यूटन को मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और डाइन इज अ सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स, हमें ये गिवन है। तो पूछ रहा है वो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो मतलब हमने कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में जाना है, एसआई से सीरियस में जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, देखो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जो Q है वो क्या है, एन यू जिसको बोला हमने, यहाँ पर एन की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में 1 है, यू जो है यूनिट, यूनिट क्या बनेगा, फोर्स है ना, फोर्स इज MLT माइनस 2, यस M1 L1, ये हो गया फर्स्ट सिस्टम, और डायमेंशन A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2, ये बनेगा, दिस इज क्वांटिटी इन द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। अब N2 U2, ठीक है, तो हमने N2 इज इक्वल टू व्हाट, N1 U1 अपॉन U2, मतलब N1 M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B, T1 बाई T2 रेज टू पावर C, यस। ABC की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2, तो N के 1 की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। M1 बाई M2 रेज टू पावर 1 है ना, L1 बाई L2 रेज टू पावर 1, T1 बाई T2 रेज टू पावर -2। अब M1 क्या, मास इन
फर्स्ट सिस्टम कौन सा है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास की वैल्यू कितनी होती है? पिछली क्लास में बताया था, किलोग्राम। यस, M2 इज मास इन सीजीएस सिस्टम में मास क्या है? ग्राम, तो ग्राम। फिर L1 is the length in SI system, which is meter, and L2 is length in CGS system, that is centimeter. T1 and T2. T1 is time in SI system second. T2 time in second, that is CGS system, that is also second. Is to power -2. अब देखो क्या कर रहे हैं हम इसको, किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। फिर मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, इंटू 1 रेज़ टू पावर -2। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, कितने आ गया? 10 रेज़ टू पावर 5। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर, N2 की वैल्यू आ गई वापस 10 रेज़ टू पावर 5। तो आंसर क्या बनेगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 लाइक। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, इसको अपलोड कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? दैट इज कन्वर्ट 1 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्न? हियर जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड अर्न इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो Q है, वो क्वांटिटी जो है वो कौन है? NU जिसको बोलते हैं। अब जो यूनिट है, ये जो क्वांटिटी है वो यूनिट फॉर द क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है आपके पास? एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या बनेगी? ml2 T-2। यस, तो A B C की वैल्यू समझ आ रही है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम इसकी दोबारा से हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 U1 by U2। आप पुट कर सकते हैं N2 N1 और U1 by U2, मतलब M1 by M2 रेज़ टू पावर A, है ना? L1 by L2 रेज़ टू पावर B, T1 by T2 रेज़ टू पावर C। यस, N1 की वैल्यू 1, M1 by M2 रेज़ टू पावर A की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है? L1 by L2 रेज़ टू पावर B की वैल्यू कितनी है? 2, T1 by T2 C की वैल्यू कितनी है? -2, है ना? A B C की वैल्यू हमने पुट कर दी इसके अंदर। अब आगे और चलते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, ठीक है? तो इतना आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। So N2 is equal to 1. Mass in SI system, kilogram. Mass in second, that is CGS system, gram. Length in SI system, meter. Length in CGS system, centimeter. This was 2. T1, time in SI system, second. T2, time in CGS system, second. This to power -2. Now kilogram is 1000 gram upon gram. Then 100 centimeter upon centimeter raised to power 2, and this is 1 raised to power -2. So gram cancel, this will also cancel. So this will be 1000 raised to power 10 raised to power 4 into 1. So it becomes 10 raised to power 7. Clear?
So 1 joule equal to how many hours? It is 10 raised to power 7. 1 joule equal to 10 raised to power 7. Here, note down this. Now, after this, we are going to get this assignment. Okay, this assignment can be taken as a homework also. Let me discuss few questions in this from this assignment, which you can right now note down also, and then you can solve as your practice material also. So next question let us discuss. Find the values of, write down, find the values of 10 joules on a system which has 10 centimeter and 100 gram and 30 seconds as the fundamental unit. Find the values of 10 joules on a system. इसमें ये सब क्या है उसके फंडामेंटल यूनिट। अब ये कोई भी जो है ना, हम ऐसे नहीं कह सकते ये कोई ये डिफाइंड सिस्टम है। डिफाइंड सिस्टम क्योंकि लेंथ से बोला 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो बोला नहीं, मास से बोला 100 ग्राम, 1 ग्राम तो बोला नहीं, टाइम से बोला 30 सेकेंड, 1 सेकेंड बोला नहीं। अगर ऐसा नहीं बोला है तो इसका मतलब ये नॉर्मल सीजे सिस्टम नहीं है, ये एक नया सिस्टम उसने बोल दिया। उसने बोला आप इसकी वैल्यू निकालो, इस ये जो हमने क्वांटिटी गिवन है हमको 10 जूल, उसकी वैल्यू निकालो इस नए सिस्टम में जिसमें लेंथ ये है, मास 100 ग्राम है और टाइम 30 सेकेंड है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, अभी नॉर्मल चल रहे थे, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। अब हमें क्या पता है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 raised to power a, l1 by l2 raised to power b, t1 by t2 raised to power c। क्लियर? अब जूल क्या इंडिकेशन करता है? एनर्जी, है ना। एनर्जी तो जूल अगर एनर्जी है तो एनर्जी की डायमेंशन क्या? ml2 t raised to power -2। सबसे पहले तो हमें एबीसी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। और n1 की वैल्यू क्या है? 10 जूल। हमें पता है इट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो 1 इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। m2 l2 t2 जो न्यू सिस्टम है जिसमें हमें जाना है, जिसमें आप कह रहे हैं वो मास क्या लेंगे आप 100 ग्राम, लेंथ क्या लेंगे आप 10 सेंटीमीटर और t2 क्या लेंगे आप 30 सेकेंड। तो एक उसने नया सिस्टम आपको बता दिया, उसमें आप निकालिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब पहले तो हम एबीसी की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी 2, सी की वैल्यू कितनी -2 और n1 कितना है 10, ये हम पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, n2 is equal to n1 is 10, m1 by m2 raised to power a कितना हमने बताया अभी आपको, इट इज 1। ठीक है, और l1 by l2 raised to power 2, t1 by t2 raised to power -2। तो 10 मास फॉर सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम, किलोग्राम। m2 कौन सा सिस्टम? न्यू सिस्टम है, वी कैन नॉट डिफाइन, तो उसने बोला m2 कितना लेना आपने 100 ग्राम। L1 मीटर, L2 न्यू सिस्टम दैट इज 10 सेंटीमीटर raised to power 2, T1 सेकेंड, T2 न्यू सिस्टम दैट इज 30 सेकेंड raised to power -2। अब किलोग्राम, कितने किलोग्राम में कितनी ग्राम? हाँ 1000 ग्राम, तो इट इज 1000 अपॉन 100 ग्राम into 100 centimeter upon 10 centimeter into the second upon 30 second raised to power -2। ठीक है, ये 100 ग्राम यहाँ कैंसिल, दिस इज also cancel and this is also cancel, it comes out to be 10 into 10 into 10 raised to power 2 है ना, मास की पावर लेंथ की पावर कितनी 2 है ना, तो 10 की पावर 2, 10 into 10 10 की पावर into 30 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा 30 raised to power 2। तो ये क्या बना देखो, 100 into 100 into 900,
ये बन जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 and 2 is this. This is the value of 10 joules in new system. Their length is 10 centimeter, mass is 100 gram and time is 30 seconds. तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हर बार कोई डिफाइन सिस्टम हो, कोई भी नया सिस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हो। क्या यूज ध्यान में रखना है, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और साथ में एबीसी की वैल्यूज कहाँ से आएंगी। एबीसी की वैल्यूज आएंगी जो आपको गिवन होगी क्वांटिटी, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो यूनिट जो है वो कौन सी क्वांटिटी का है। तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, उससे मेरे को डायमेंशन की बात समझ में आती है, एबीसी की वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो इसको नोट कर लेते हैं हम और फिर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, वो ना फर्स्ट जो सेकेंड एप्लीकेशन जो करी थी जो डेरिवेशन वाले उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रही हूँ, ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो डिस्कस किया आप लोगों क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट डिस्कस किया है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने अपनी टीचिंग में कंसीडर कर लिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, मैंने फिर क्वेश्चन नंबर अभी आपसे 4 भी डिस्कस कर लिया है अपनी टीचिंग में और मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रही हूँ। दैट इज इफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये ना प्लैनेट की वेलोसिटी या सैटेलाइट की वेलोसिटी जो कि प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल से उसको हमें बाहर भेजना है, एस्केप करना है, तो एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब escape velocity is the minimum velocity required by a body or by a planet or by satellite to escape from the gravitational pull of the planet होगा। और अगर planet को escape करना है तो वो क्या हो जाएगा, स्टार से। हम अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो हम ग्रेविटेशनल पुल किसके, सन की ग्रेविटेशनल पुल के आसपास है। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो मून इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो अगर मेरा कोई ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम यूज करते हैं ना फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हमें उसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है ताकि वो क्या कर जाए, या तो एक तो ऑर्बिटल को रिवॉल्व करे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, या फिर एक और तो हमने उसको क्या करना है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल से अगर बाहर ही भेजना है, सैटेलाइट में कोई भी बॉडी जो कि उसके पुल से बाहर भेजना है तो उसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। मतलब ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप होने की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। उसने बोला अगर एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की इस बात पर डिपेंड करती है कि उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है अगर, तो फिर डायमेंशनल रिलेशन क्या होगा ये निकालिए। ठीक है, उससे बोला आपको कि escape velocity ve because fall depends upon acceleration due to gravity raised to power a, it depends on radius of the planet raised to power b, establish dimensional relation between them, ये बोल रहा है। तो हम जिन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो it raised to power g raised to power a r raised to power b आ गया इज इक्वल टू k कांस्टेंट ऑफ हमने ले लिया प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब सबके डायमेंशन पुट करते हैं हम, एल टी माइनस 1 एम रेज़ टू पावर 0 है और के एल टी माइनस 2 रेज़ टू पावर ए एल रेज़ टू पावर। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, इसको एल रेज़ टू पावर ए प्लस बी हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर माइनस 2। और अगर हम मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास या 9th क्लास के इसको है ना, तो एम जीरो एल टी माइनस 1। अब एम जीरो तो यहाँ एम है ही नहीं, खत्म बात। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, और माइनस 2 ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1। ए क्या बन गया आपके पास 1/2, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट करें हम तो क्या बन जाएगा, बी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो बी इज ऑल्सो 1/2। तो क्या बन गया, इसमें होता हम जाए ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, we get g raised to power 1/2 r raised to power 1/2। तो हम एक फॉर्मूला बना देते हैं अंडर रूट आर जी, ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। आई थिंक मैं काफी
आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हम कैसे इसको करेंगे। तो ये कुछ और है, इसके अंदर और क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर जो नहीं आएगा, डाउट्स जो रहेंगे वो आप मुझसे अगली क्लास में पूछेंगे। मैंने अभी 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 तक है, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए तरीके से आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आपने करने हैं। और नहीं होगा, नहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक है, वो भी आपने ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अभी हम आगे चलते हैं इसकी लिमिटेशन पे, डायमेंशन की लिमिटेशन है। कुछ समझ में आ रहा होगा, हमारे को देख रहे थे हम के की वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरा कंप्लीट एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं आ रहा, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आ रहा है, तो यही इसकी क्या बनेगी, लिमिटेशन बनेगी। तो लिखें हम सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, दैट with the help of dimensional analysis we are unable to derive the physical relation for a quantity which depends upon more than 3 factors. Second limitation, let me explain first again. With the help of dimensional analysis, we are unable to explain the physical relation of a quantity which depends upon more than 3 quantities. Second limitation, this analysis is unable to explain the physical relation if it involves trigonometric or exponential function. Third limitation, this analysis fails to explain or derive the physical relation of a quantity if it involves more than one term. For example, V is equal to U plus AT. We cannot derive this relation. It involves 2 terms. Next, limitation number 4. This method is unable to find out the value of dimensionless constant. Therefore, we cannot derive the exact physical relation using dimensions. And last limitation is that this analysis is unable to explain the nature of the physical quantities whether it is scalar or vector. Also, this method fails to derive the relation for a quantity which depends upon the 2 factors having same dimension.
Like momentum and impulse both are same. Dimensions for the momentum and impulse are same. Both the quantities are different, but the dimensions are same. So how will you use these two quantities in deriving the relation? So these are certain limitations of this dimensional analysis. तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं. एक बार कुछ रिवीजन कर लेते हैं. हमने सेकंड एप्लीकेशन से स्टार्ट किया डायमेंशनल एनालिसिस की. सेकंड एप्लीकेशन मतलब हमने क्या कहा कि हम डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन को जिनके जो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, अगर हमें ये पता हो तो हमने वो सारा उसको एग्जाम्पल्स कवर किए, सारे एग्जाम्पल्स उसको समझाया. फिर हमने उसको नेक्स्ट एप्लीकेशन थी वो ये डिस्कस किया कि हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं यूजिंग डायमेंशन. तो वो डायमेंशन के हेल्प से हमने उसको कन्वर्जन सीखा और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए. फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और उसको हमने पूरा समझा कैसे कैसे करना है. और फिर हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को एक्सप्लेन किया. अब आप नेक्स्ट क्लास में इसकी असाइनमेंट करेंगे अच्छे से और फिर हमें एरर्स की बात करेंगे.